जब से ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो गए। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, बी इट यूएसए, फ्रांस, जापान, वो चाहते हैं कि इंडिया यूक्रेन की मदद करे, यूक्रेन के फेवर में बोले, क्योंकि भाई इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वो यूक्रेन में जो हो रहा है उससे मुंह नहीं फेर सकता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रशिया है, रशिया से हमारे हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, चाहे कोल्ड वॉर एरा का टाइम हो, चाहे 1971 में वेयर वी साइन द फ्रेंडशिप ट्रीटी, फिर हमारे डिफेंस के जो रिलेशंस है वो रशिया से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है, इंडिया के लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम रहा है। और ये जो बैलेंस करना है बिटवीन यूक्रेन, वेस्टर्न कंट्रीज एंड रशिया, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। इसी दौरान 2023 में G20 का समिट है और आप सबको पता है कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत होस्ट कर रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो कि ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की है भारत से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिससे भारत के लिए एक बड़ा हेडेक हो सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो G20 का समिट है उसके रिगार्डिंग जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी है और किस तरीके से इंडिया इस पे रिस्पॉन्ड करेगा या कर सकता है और इसके क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं वही चीज़ कहूँगा कि आपको कोई भी डाउट हुआ करे, आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पिन डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूँ और मुझे पता चलता है कि जो भी मैं वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, जो भी इनिशिएटिव्स मैं बना रहा हूँ, वो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। और अगर कोई डाउट भी हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स में अपने डाउट जो है वो पिन डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इसी दौरान G20 का समिट है सितंबर 2023 में, जो कि इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया के पास उसकी प्रेसिडेंसी है। इसी दौरान यूक्रेन की तरफ से एक चिट्ठी आती है भारत को और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, PM मोदी जी के लिए। उसमें जो यूक्रेन है वो कह रहा है कि हमें ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए भारत से। और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करी गई है यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि उन्हें अलाउ किया जाए कि वो G20 के समिट में बोलें। यानी कि G20 में जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी ग्लोबल लीडर्स होंगे वो आएंगे। इसी में ज़ेलेंस्की ये चाह रहे हैं कि उनको भी ये मौका मिला जाए कि वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो अपनी बात जो है वो दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अच्छा, G20 की अगर हम बात करें तो G20 तो ग्रुप ऑफ 20 इकॉनमीज है, जहां पे दुनिया की जो 20 बड़ी इकॉनमीज है उनका ग्रुप होता है। तो उसमें यूक्रेन तो पार्ट है नहीं, तो यूक्रेन कैसे आ सकता है? मतलब यूक्रेन क्या खुद से ही अपने आप को इन्वाइट करा सकता है? देखिए, बात यह है कि इंडिया की हम बात करें G20 में, तो G20 की जो होस्टिंग राइट्स है, ठीक है, G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो आप सबको पता है कि भारत के पास है, इंडिया के पास है। अब इंडिया ने अपने कुछ स्पेशल गेस्ट कंट्रीज को इनविटेशन दी है। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज है एक बार उसको देख लीजिए। बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नेदरलैंड्स है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है, UAE है। अब ये जो देश हैं ये G20 के पार्ट नहीं है, पर इनसे भारत के अच्छे रिलेशंस रहे हैं, ठीक है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं भारत के लिए। इस वजह से इन सभी देश के जो लीडर्स हैं उनको भी G20 में एज गेस्ट कंट्रीज इनविटेशन दिया गया है। और इस इनविटेशन के बाद से, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, इजिप्ट की बात करें, इनकी जो कंट्रीज है इस इनविटेशन को, भारत का जो इनविटेशन है उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है। तो इसी वजह से यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि भैया जिस तरीके से ये स्पेशल गेस्ट कंट्रीज को इन्विटेशन दिया गया है उसी तरीके से यूक्रेन को भी दिया जाए, क्योंकि यूक्रेन में इस समय क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। तो इस वजह से बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया को स्टेज प्रोवाइड करना चाहिए कि G20 में जो यूक्रेन के पावर हैं, जो यूक्रेन के लीडर हैं, वो भी आएं और बताएं कि दुनिया को बताएं कि एक्चुअली में यूक्रेन में क्या हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अच्छा, G20 की प्रेसिडेंसी 2023 की बात करें तो भारत के पास है, क्या इससे पहले 2022 में भी क्या G20 में इस तरह का समिट में इन्विटेशन दिया गया था ज़ेलेंस्की को? तो बिल्कुल दिया गया था। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, दैट मीन्स इन 2022, जहां पे इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की, तो उन्होंने जो ज़ेलेंस्की है यानी कि यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको इनविटेशन दिया था। और ये इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू रशिया की जम के बुराई करी थी और इन्होंने बोला था कि रशिया का टाइम आ गया कि हम रशिया में जो रशिया वॉर इन्वेट किया हुआ उसको एंड करें। और इन्होंने जब अपना एड्रेस एंड किया तो इन्होंने ये बोला, जितने भी लीडर्स थे उन्होंने बोला कि आई थैंक ऑल दी G19 लीडर्स। ठीक है, ये देखो,
आई थैंक ऑल द G19 लीडर्स, यानी कि G20 में रशिया को इंक्लूड नहीं किया और G90 यानी कि रशिया को हटा दो तो उसके अलावा जितने भी 19 देश के लीडर्स वहां पे प्रेजेंट थे, उनको जब इनका जो कॉन्फ्रेंस है जब एंड हो रहा था तो उन्होंने एड्रेस नोट में ये बोला, एंडिंग नोट में बोला कि आई थैंक ऑल द G19 लीडर्स एंड नाउ इट इज टाइम टू एंड रशियाज वॉर। सो इस वजह से कि लास्ट ईयर भी जो ज़ेलेंस्की इनको मौका दिया गया था बोलने के लिए, तो इसी वजह से इन्होंने इंडिया से इस बार रिक्वेस्ट करी है कि भाई इंडिया भी हमें मौका दे। और क्योंकि अगर हम इंडोनेशिया की बात करें और इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, इनकी इकॉनमी हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, साथ ही साथ हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और साथ ही साथ हमारे रशिया से बहुत हिस्टोरिकल टाइज है। तो वेस्टर्न कंट्रीज किसी ना किसी तरीके से ये चाह रही हैं कि ये जो इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस रखा हुआ है और रशिया के खिलाफ वो ज़्यादा बोला नहीं है, क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ आप देखेंगे कि जितनी भी यूएन वगैरह में वोटिंग हुई है उसमें ज़्यादातर टाइम इंडिया ने एब्सटेन ही किया है, ना कि मतलब एब्सटेन का मतलब ये होता है कि ना फेवर में दिया है ना ही अगेंस्ट में दिया है। तो इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं से ये चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से रशिया को किसी तरीके से कुछ जो है उसकी क्रिटिसिज्म कर दे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि G19 यानी कि G20 ये वेस्टर्न कंट्रीज की एक तरह से कहीं विजन है कि वो चाह रहे हैं कि रशिया को हर एक जितनी भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग है या जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज है उनसे रशिया को बिल्कुल निकाल दिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि G20 में रशिया पार्ट है तो उसमें इन्होंने एड्रेस कर दिया G19। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 2014 में जब रशिया ने अटैक किया था क्रीमिया पे, तो उस वक्त जो प्रेजेंट में G7 कंट्रीज ग्रुप है उस समय 2014 में वो G8 कंट्रीज थी। ठीक है, वो G8 कंट्रीज थी, पर जब रशिया ने क्रीमिया की टेरिटरी पर अटैक किया था तो उसके बाद G8 में से रशिया को निकाल के G7 कंट्रीज कर दिया गया। फिर आपको पता है कि यूएन की जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उनसे भी रशिया को जो है वो बायकॉट करने की बात की जा रही है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके का विजन है वेस्टर्न कंट्रीज का, इंक्लूडिंग यूएसए, यूक्रेन और जितनी भी यूएस के एलाइज हैं, वो चाह रहे हैं कि रशिया को किसी ना किसी तरीके से कॉर्नर डाउन कर दिया जाए, उनकी इकॉनमी इसी वजह से पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए और जो रशिया है फिर वो इस तरह की जो वॉर है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से अगर आप जियोपॉलिटिक्स में समझोगे, आप जियोपॉलिटिक्स को अगर देखोगे तो उसमें आप अगर किसी एक ऐसे देश को जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, अगर आप उसको हर जगह से कॉर्नर डाउन करते चले जाओगे तो उसका जो रिपल इफेक्ट है ना वो रशिया पे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो पूरे ग्लोबली सारी देशों पे हो सकता है। तो इस वजह से रशिया को हर एक ग्रुपिंग से निकाल देना या हर एक ग्रुपिंग, हर एक इंपॉर्टेंट बॉडीज से उसको बायकॉट कर देना, ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये जो एक आइडिया जनरेट हुआ है जब से यूक्रेन पे इन्वेजन हुआ है रशिया के द्वारा, तब से ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। और ये थॉट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और इसी वजह से ये जो रिक्वेस्ट आई है ये एक बड़ा सरदर्द बन सकती है भारत के लिए। अब सपोज करिए कि G20 की मीटिंग चल रही है, G20 का समिट चल रहा है प्रेसिडेंसी में, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स वहां के बैठे हैं और इतने में अब बारी आती है ज़ेलेंस्की की बोलने की, वो आ रहे हैं बड़ी सी स्क्रीन में। अब ऐसा नहीं ना कि G20 के जितने लीडर्स बैठे हैं फोन में देखेंगे, ऐसा नहीं होगा ना, वो बड़ी सी स्क्रीन होगी, ठीक है, बहुत बड़ी सी स्क्रीन होगी। अब सारे लीडर्स ने बोला, अब उसके बाद बारी आ गई ज़ेलेंस्की को, ज़ेलेंस्की आए और यहीं पे पुतिन भी बैठे हैं इंडिया में, और वहां पे ज़ेलेंस्की ने बोलना शुरू कर दिया कि रशिया ये कर रहा है, रशिया वो कर रहा है, रशिया के इंटेंशंस खराब हैं। तो कहीं ना कहीं ये कितना ज्यादा इंपैक्ट कर जाएगा इंडिया और रशिया के रिलेशंस में। इस वजह से अभी ये जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, अभी ये जो रिक्वेस्ट आई है कि इंडिया अलाउ करता है कि नहीं करता, इस पे कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं बता सकते हैं कि क्या रिक्वेस्ट आई थी और हम अभी इस पे कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो उस पर जो है वो हम इस पर टिप्पणी बताएंगे। और साथ ही साथ आपको पता है कि यूक्रेन की अगर हम डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो इनका भी विजिट हुआ था, अभी रिसेंटली इंडिया में आई थी, और जहां पे इन्होंने इंडिया को एज विश्व गुरु क्लेम किया और उन्होंने बोला कि इंडिया which is विश्व गुरु should use G20 presidency to highlight Ukraine crisis। एंड इसी दौरान इन्होंने ये बोला कि ज़ेलेंस्की जो है वो उनको बहुत ही खुशी होगी अगर वो G20 समिट में आके अपनी जो राय है वो बताएंगे। पर देखिए बात क्या होगी ना कि इससे क्या हो रहा है कि ये जो G20 का समिट है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई, इसका जो ऑब्जेक्टिव है G20 का जो ऑब्जेक्टिव है, इस समय ग्लोबल ऑर्डर की बात करें या दुनिया की बात करें तो बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। चाहे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम फूड सिक्योरिटी की बात कर लें,
ठीक है, चाहे हम डिजीजेस की बात कर लें, पैंडेमिक की बात कर लें, तो इस वक्त जो समय है ह्यूमन सिविलाइजेशन पे वो कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। तो G20, ठीक है, जो G20 का इशू है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी वजह से इंडिया ने बोला है कि G20 शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस ऑन पीपल्स इश्यूज। अभी इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, चाहे हम फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, पैंडेमिक आया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि कोविड विल बी द लास्ट पैंडेमिक। कई साइंटिस्ट ने, कई एक्सपर्ट्स ने ये क्लेम किया है कि आने वाले समय में, आने वाले डेकेड्स में जो पैंडेमिक है वो इस तरह के पैंडेमिक्स आते जाएंगे। तो कंट्रीज को, देशों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसमें शायद बड़ी कंट्रीज, जो रिचर इकोनॉमीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज है, वो शायद प्रिपेयर हो भी सकती है, पर जो छोटी कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। खाने के इश्यूज आ रहे हैं, दवाइयों के इश्यूज आ रहे हैं। अभी भी ऐसे बहुत देश हैं, छोटे छोटे ऐसे देश हैं जहां पे वैक्सीन बनाने के पैसे नहीं हैं। तो अभी भी ये मत सोचिए कि कोविड जो पूरी तरीके से चला गया है। तो इसी वजह से जो G20 का समिट है उसमें इंडिया एज अ लीडर, एज अ होस्ट, बहुत सारे और इश्यूज पे फोकस करता है, रादर देन अगर हम सिर्फ रशिया और यूक्रेन पे ही बात करते चले जाएंगे। तो ये पूरा इशू रहा है। अब ये एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि अब इंडिया जो है, अगर इंडिया ने अलाउ नहीं किया, सपोज करिए इंडिया ये कहता है कि नहीं, जो G20 समिट है उसमें हम इस तरह का कोई भी क्राइसिस पे बात नहीं करना चाहते, हमारे पास और इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इस वजह से हम, जो ये रिक्वेस्ट आई है यूक्रेन की तरफ से, हम शायद उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस पे जैसे ये चीज खबर होगी, ये खबर कंफर्म हो जाएगी, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज की जो मीडिया है वो किस तरीके से वो टारगेट करना शुरू कर देंगे कि इंडिया जो है वो यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है, डेमोक्रेसी पे बात नहीं कर रहा है, ह्यूमन इश्यूज पे बात नहीं कर रहा है, रशिया के साथ उसके रिलेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तरह की चीजें आने वाली हैं। तो ये जो अभी रिक्वेस्ट आई है भैया, ये बहुत बड़ी सरदर्द है। अब इसमें अभी कुछ इंडिया ने जवाब नहीं दिया है, पर आने वाले समय में ये डेवलपिंग न्यूज है, इस पे जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब एंड में मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि G20 का समिट हो और उसमें यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर या यूक्रेन की जो अथॉरिटी है वो आए, उनको बोलने के लिए अलाउ किया जाए, या आप चाहते हैं कि नहीं, G20 में और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और हम नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन के अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और वो रशिया के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो उससे हमारे और रशिया के जो हिस्टोरिकल टाइज हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? क्या यूक्रेन को बोलने का मौका दिया जाए या ना दिया जाए? मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर करके बताइए, जरूर से बताइएगा। तो ये था पूरा होल इशू। उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। ये बड़ा ही डेवलपिंग न्यूज है और ये जो आने वाला टाइम है, ठीक है, जो आने वाला टाइम है, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, इस तरह के चैलेंजिंग टास्क जो है वो आते चले जाएंगे। तो आने वाले टाइम में जो इंडियन डिप्लोमेसी है उसके लिए काफी टास्क आने वाले हैं, काफी चैलेंजिंग टास्क आने वाले हैं। देखते हैं, जो भी डेवलप होगी न्यूज वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो एंड करने से पहले कि आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको सीरियसली एक बार यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करनी है, आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट पर जाके गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड इंडक्ट कर देना। मेरा कोड है RS Live, और जैसे आप मेरा कोड इंडक्ट करोगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस कॉम्बो कोर्स वेयर यू विल बी गेटिंग UPSC प्लस एनी ऑफ योर स्टेट PSC एग्जामिनेशन ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, एंड दैट इज 21999। सो मेरा कोड जो है वो इंडक्ट कर देना। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।